हेलो फ्रेंड, तो आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आज हम जो सेक्शन देखेंगे फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इसे कहा जा सकेगा। उद्देशिका इसकी बताई गई है। उद्देशिका साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है। अतः एतद् द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है क्या है, साक्ष्य को एकत्रित करना है। तो इसके बारे में इसे बताया गया है। तो पहला जो भाग है वो क्या बताता है, पहले भाग में तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है। जो प्रारंभिक बताता है, फर्स्ट बताता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या होगा। तो यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। दैट्स ऑल, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसको क्या कहा जा सकेगा, तो इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर होगा, तो पहले इसमें था कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर है। पर हमारा जो आर्टिकल 370 है वो हटने के बाद इसका जो है विस्तार जम्मू कश्मीर के ऊपर भी हो गया है। ठीक है, 2019 के बाद से हमारा जो विस्तार है एविडेंस एक्ट का, तो वो किसके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी हो गया है। यह किसी न्यायालय में के समक्ष की जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट या एयरफोर्स एक्ट, मतलब ये जो 4 एक्ट हैं संयोजित सेना न्यायालय से भिन्न। मतलब ये जो एविडेंस एक्ट है वो सेना न्यायालय पर तो काम करेगा, परंतु ये जो 4 प्रकार के सेना न्यायालय हैं इनके ऊपर काम नहीं करेगा। इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, तो इनके ऊपर जो है नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालय से भिन्न, मतलब इनके ऊपर ये जो एक्ट है वो काम नहीं करेगा। सेना न्यायालय आते हैं, मतलब ये जो न्यायालय हैं ये न्यायालय ना हो, इनके अलावा जो भी सेना न्यायालय हों उनके ऊपर ये जो अधिनियम है वो लागू होगा। समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू है। ये क्या है, इसमें दूसरी बात बताई गई है कि समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को, न्यायालय के समक्ष या ऑफिसर के समक्ष पेश किए यदि कोई शपथ पत्र है तो उस पर, और ना किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू है। इसमें ये बताया गया है कि जो पहली बात तो इसमें ये बता दी है कि इसका नाम क्या होगा, तो इसके नाम को बता दिया गया है कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। दूसरी बात बताई गई है कि इसमें संपूर्ण भारत पर लागू होगा। दूसरी बात यह है, जम्मू कश्मीर को काट देना है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है। तो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। और ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, तो इसमें बताया गया है जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट आता है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट आता है, इंडियन नेवी एक्ट आता है या एयरफोर्स एक्ट आते हैं, इनके ऊपर ये जो अधिनियम है एविडेंस एक्ट ये लागू नहीं होगा। बाकी अन्य सभी न्यायालयों पर ये लागू होगा। समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है। ठीक है, अब ये क्या है, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को भी लागू है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या एविडेंस एक्ट जो है वो न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है, तो इसमें है कि समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है, किंतु अब किस पर लागू नहीं है, ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, और दूसरी बात बताई गई है कि मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी ओटी लगाए होंगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है कि मध्यस्थ के ऊपर लागू है या नहीं है, तो ये हमें मेन पॉइंट याद रखना है कि मध्यस्थ के ऊपर, शपथ पत्रों के ऊपर ये जो एविडेंस एक्ट है वो लागू नहीं होता। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड सेक्शन रिपील्ड हो चुका है। अब थर्ड हम देखते हैं। थर्ड बताया गया है निर्वचन खंड के बारे में, यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है, बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। तो इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। मतलब कि यदि जहाँ पर ये बताया गया है तत्प्रतिकूल यदि कोई अन्य बात आती है तो उस बात को माना जाएगा, वरना इस यहाँ पर जो भी सेक्शन है जिसको यहाँ पर जिस भी वर्ड को जैसे डिफाइन किया गया है तो इन सारे का वही मतलब होगा जो यहाँ डिफाइन किया गया है। फिर से बताती हूँ, इसमें यह बताया गया है जब तक कि तत्प्रतिकूल बात ना आए तब तक ये जो शब्द यहाँ पर परिभाषित किए गए हैं उनका वही मतलब होगा जो यहाँ पर परिभाषित किए गए हैं। ठीक है, अब पहला वर्ड यहाँ पर बताया गया है कि न्यायालय। अब जो न्यायालय है वो क्या होगा, ठीक है, तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।
इन्हें तो हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये तो पूरे टाइम क्वेश्चन बनते ही रहते हैं इस वाले सेक्शन से कि न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है, न्यायाधीश आते हैं या मजिस्ट्रेट आता है, या दोनों आते हैं, या मध्यस्थ भी आते हैं या मध्यस्थ नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश आते हैं। दूसरी बात बताई गई है मजिस्ट्रेट भी आते हैं, परंतु क्या है, मध्यस्थ नहीं आते हैं। ठीक है। और वैध रूप से प्राधिकृत अन्य सभी व्यक्ति, वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो कौन कौन आता है न्यायालय में? सभी न्यायाधीश आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, और जो भी ऐसा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हो, मतलब विधि द्वारा उसे अधिकार हो कि वह ऐसा कोई साक्ष्य ले सकता है, तो वो भी न्यायालय के अंतर्गत आता है, परंतु मध्यस्थ इसके अंतर्गत नहीं आता। अब तथ्य क्या है? तथ्य से अभिप्रेत है, उसके अंतर्गत आती है कोई ऐसी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है? इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। ठीक है। अब इंद्रियों, ये जो हमारी मन की दशा होती है, ठीक है, जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये भी, ये मानसिक, ये अंदर का तथ्य होगा। जैसे हमने पेन लिया, पेन को टच किया, तो क्या हो गया? ये तथ्य कि हमने पेन को टच लिया, पेन हमने लिया, पेन खरीदा। मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्या है? सारे तथ्य हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य होती है और कोई मानसिक दशा होती है। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। आपके मन में कोई इच्छा है, तो वो इच्छा क्या है? एक तथ्य है। अब इसका जो भान है, इसके जो बारे में पता है, वो किसे है? उस व्यक्ति को है जो ऐसी इच्छा करता है। तो कोई ऐसी दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तो वो क्या है? तथ्य माना जाएगा। और यहाँ पर क्या है? वस्तु है या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध। कोई वस्तु है, पेन है, वस्तुओं की अवस्था है, पेन रखा हुआ है। कैसा रखा है? खड़ा रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, ये अवस्था है। वस्तुओं का संबंध है। ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, अगर हम इंद्रियों द्वारा, मतलब हम टच करते हैं जैसे ही, तो हमें पता चलता है, हमारे शरीर के द्वारा इंद्रिय हमें बताते हैं कि ये आँख से हम देखते हैं, ठीक है, कान से जो चीज़ हम सुनते हैं, नाक से हम जो स्मेल करते हैं, ठीक है, और मुंह से जिसका हम टेस्ट लेते हैं। तो ये 4 प्रकार का हो गया। 5 प्रकार की इंद्रिय होती हैं। तो इनके द्वारा जैसे हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ये सारी क्या है? इंद्रिय। मतलब इनके द्वारा जिसका हमें भान होता है कि कोई चीज़, जैसे कोई कुछ बोल रहा है, तो जैसे साउंड चल रहा है, तो क्या है? इंद्रिय ने बोध कराया है कि कान के द्वारा कि यहाँ पर कुछ साउंड चल रहा है। कुछ देख रहे हैं हम, तो ये भी तथ्य है। कुछ टेस्ट ले रहे हैं, तो ये भी तथ्य है। तो ये जो इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो तथ्य हैं। उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होता है, एक वो होता है, एक मानसिक फैक्ट होता है। मीन्स मानसिक दशा होती है, जो अंदर का तथ्य होता है, जिस जैसी इच्छा होती है, स्वभाव होता है, ये मानसिक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हमने तथ्यों को देख लिया है। यहाँ की अमुक स्थान में, अमुक क्रम में, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है। किसी जगह पर, कोई स्थान पर एक पेन रखा हुआ है या कोई चीज़ रखी हुई है, तो ये क्या है? तथ्य है। या कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। मैं अभी क्या बताई? साउंड आपने सुना, तो क्या है? ये तथ्य है। आपने कुछ देख लिया, पेन देख लिया, तो ये तथ्य है। या कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, कुछ कहा भी है, तो ये भी क्या है? तथ्य माना जाएगा। अब आगे हम देखें, यह कि कोई मनुष्य कोई राय रखता है। अब किसी के बारे में कोई राय रखता है, जैसे कि आप हैं तो आप किसी दोस्त के बारे में राय रखते होंगे कि वो दोस्त बहुत अच्छा है, मेरी हेल्प करता है, बुक्स देता है, ये वो कुछ भी। और आप एक के बारे में राय रखते हैं कि वो बहुत बेकार है, कभी बुक्स नहीं देता और मुझसे हमेशा ले लेता है। तो ये क्या है? तथ्य है। आप एक व्यक्ति हैं, परंतु आप अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग धारणा रखते हैं। तो हमारे मन में जो राय आती हैं, ये आंतरिक तथ्य कहलाता है। सद्भाव या कपट रखते हैं, सद्भाव अच्छी भावना रखते हैं या कपट रखते हैं, ये सारे क्या हैं? तथ्य हैं। मनुष्य की एक ख्याति है, ये भी एक तथ्य है। ख्याति मीन्स ये हमारा मानसिक तथ्य होता है। जैसे कोई आता है, उनने कहा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हमारे मन में अलग भावना आएगी। कोई कहेगा सीएम आ रहा है, तो अलग भावना आएगी। कोई कहेगा एक्ट्रेस आ रही है, तो उसका अलग भावना आएगी। तो मतलब किसी की इज्जत हमारी नज़रों में क्या है? किसी की जो ख्याति होती है, इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है, वो भी क्या है? एक तथ्य होता है। अब सुसंगत क्या है? सुसंगत को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त हो। इसमें यह बताया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से हम सुसंगत कब कहेंगे? जब एक तथ्य को हम दूसरे तथ्य से सुसंगत कब कहेंगे? जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ए ने क्या किया? ए ने बी के घर में रात में 2 बजे चोरी की।
ये बी कहता है कि मेरे यहाँ चोरी हुई। बी से पूछा जाता है कि किसने चोरी की, आपको किसी के ऊपर शक है? तो बी कहता है कि हाँ, मुझे ए के ऊपर शक है। अब 2 बजे रात में चोरी हुई बी के यहाँ यहाँ पर चोरी हो गई, इसको शक है ए के ऊपर, ठीक है। अब सुसंगतता के बारे में यहाँ, अब ये ए है वो यदि ये साबित कर देता है कि जिस दिन बी के घर में 20 मई को यदि बी के घर में चोरी हुई थी, 20 मई को अगर बी के घर में चोरी हुई थी तो उसी दिन 20 मई को मैं तो अपने किसी रिलेटिव की शादी में किसी अन्य जगह गया हुआ था। जैसे चोरी हुई मथुरा में और वो गया था कहाँ, मुंबई में। ये साबित कर देता है कि मैं उस टाइम पर मुंबई में गया था, ठीक है, मैं तो मथुरा में था ही नहीं। अब जिस रिलेटिव के यहाँ वो गया था शादी में, तो शादी में तो फ़ोटो क्लिक होती हैं, तो वो उस दिन की और उस डेट की जो है कार्ड दिखा देगा और बता देगा कि मैं तो इस दिन इन सारे लोगों के साथ था, ठीक है। तो ये बात सुसंगत अब ये हो गई कि नहीं हुई? यहाँ पर ये सुसंगत ऐसे हो जाती है कि यहाँ पर ये पता चल जाता है कि चोरी हुई है बी के यहाँ, किसी ने भी की हो पर वो ए ने नहीं की है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ये बात सामने आती है, सुनिएगा, अब यहाँ पर यदि ये बात सामने आती है कि 20 मई को जो ए है वो 12 बजे के लगभग बी के घर के आसपास देखा गया था। अब 12 बजे के लगभग बी के घर के आसपास देखा गया था, तो हो सकता है कि शायद ए ने चोरी की हो। अब ये यहाँ पे सुसंगत तथ्य हो जाता है कि उसी टाइम पर वो वहीं पर था और वहीं आसपास था, शायद चोरी की हो, तो वहाँ पर सुसंगतता बन जाती है। तो एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है, सुसंगतता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह किसी प्रकार से दूसरे तथ्य से जुड़ा होता है। जैसे ए क्या हुआ था, ए बी के घर में चोरी हुई थी, तो 2 बजे चोरी हुई थी और ए को 12 बजे के लगभग वहाँ देखा गया था, तो सुसंगतता यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा तथ्य से उसे सुसंगत होना चाहिए, मिलना होना चाहिए, ठीक है, मेल खाना चाहिए। जो एक तथ्य कहा गया है, कोई चीज़ कही गई है कि यहाँ ऐसा हुआ या वो अच्छा है या बुरा है, कुछ भी कहा गया है, तो उससे मेल खाता हुआ दूसरा फैक्ट मिलता है, तो वो सुसंगतता कहलाते हैं। अब विवादक तथ्य क्या कहलाते हैं? तो विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसी अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है, अस्तित्व, अनिस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव है। अगर सीधा सा हम ये देखें कि विवादक तथ्य क्या होते हैं, तो एक तथ्य कोई होता है, उसके बारे में एक व्यक्ति स्वीकार करता है और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, मना करता है, तो विवादक तथ्य होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि ए जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसके लिए ए कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है और बी कहता है मेरी है, तुम्हारी नहीं है, मेरी है। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, स्वीकार किया है, और बी क्या कहता है, मना करता है। तो यहाँ पर विवादक तथ्य हो जाता है, मतलब एक चीज़ को कोई हाँ कहता है और दूसरा ही व्यक्ति उसी चीज़ को क्या कह देता है, मना कर देता है। तो यहाँ पर जो तथ्य है वो तथ्य कैसा हो जाता है, विवादक तथ्य हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से कोई एक तथ्य होता है या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के कोई अधिकार के बारे में। अब जैसे एक ही जो प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी की बात हुई थी तो उसे एक अधिकार मिल रहा है, उस पर उससे लाभ मिलेगा तो अधिकार है। जैसे उसे वोट डालने का अधिकार है, ए कहता है मुझे वोट डालने का अधिकार है, बी कहता है तुम्हारा बी वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या है, अधिकार के बारे में है। दायित्व के बारे में ए कहता है कि मुझे किसी का भरण पोषण करना है क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप का भरण पोषण करूँगा। बी कहता है वो तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तो यहाँ पर दायित्व की बात आ गई। नियोक्ता, ए कहता है कि मैं वोट डालने के लिए यहाँ पर क्या हूँ, योग्य हूँ, और बी जो कहता है वो कहता है कि आप यहाँ पर निर्योग्य हैं। तो इसके लिए एक व्यक्ति क्या करता है, अधिकार के बारे में, दायित्व के बारे में या नियोक्ता के बारे में एक व्यक्ति हाँ कहता है कि ऐसी जो अधिकार है, दायित्व है या नियोक्ता है मेरे पास है, और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, मना करता है। तो अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल होता ही होता है कि एक व्यक्ति उसी तथ्य को स्वीकार करता है और दूसरा व्यक्ति उसी को मना करता है, तो ऐसे तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। स्पष्टीकरण, जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। स्पष्टीकरण बताता है कि जब कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित होते हैं विवादक तथ्य,
तो उसी में जो तत्समय विधि है, कोई विधि चल रही है, ठीक है, उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है। सिविल प्रक्रिया का कोई मामला है और उस टाइम कोई विधि चल रहा है तो उसके अधीन वो क्या करता है, अभिलिखित करता है। तब ऐसे विवादक के उत्तर में, अब जो विवाद है उसके उत्तर में तथ्य का व्याख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना वह विवादक तथ्य, उसके बारे में कोई हाँ कहता है या ना कहता है तो वो क्या है, विवादक तथ्य बन जाता है। खा की हत्या का अभियुक्त है। का को क्या कहा गया है जी, ए है, ए को बनाया गया है कि ए ने क्या किया है, बी की हत्या की है, ठीक है। उसके विचार में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। अब विवादक तथ्य क्या हो सकते हैं, यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या सच में ए ने बी की मृत्यु कारित की। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था। अब एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करेगा तो क्यों करेगा, क्वेश्चन तो बनता है ना कि अगर उसने उसको मारा है तो क्यों मारा है, और क्या सच में उसका आशय था मारने का या फिर एक्सीडेंट था। अगला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। अब यह बात उठती है कि जो का है जिसने मारा है तो उसको क्या है, अचानक प्रकोपन मिला था, मतलब जो बी है जिसको मारा गया है उसने कुछ गलत हरकत की थी, कुछ ऐसा किया था जिस वजह से जो ए है वो परेशान हो गया, उसके ऊपर आक्रमण टाइप का किया था, अटैक किया था, तो ए परेशान हो गया और उसे समझ में नहीं आया, वो अचानक से उसके द्वारा यहाँ ऐसी मृत्यु हो गई है, परंतु वो चाहता नहीं था। यह कि खा की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय का चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। ये भी बात हो सकती है कि ये जो का है, का ने जब मृत्यु कारित की थी वो पागल था। अब पागल था तो ये क्या है, ये विवादक तथ्य हो सकते हैं। कोई कहता है कि वो पागल था, दूसरा कहता है वो पागल नहीं था। कोई कहेगा कि अचानक प्रकोपन मिला था इसलिए मैंने उसको मारा, तो ये आपराधिक मानववध में चला जाएगा। आपराधिक मानववध में यदि जाएगा कोई केस तो उसमें जो है सजा वो कम मिलती है मृत्यु की अपेक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो ये बी वाला है कि जो ए है उसका आशय बी की मृत्यु कारित करने का था, तो जो पक्षकार है वो यही कहेगा, जो कोई उसको वादी है जो वाद लगाएगा वो ये कहेगा कि हाँ इसका जो आशय है वो मृत्यु कारित करने का था, परंतु ए है अगर वो बताता है कि मेरा मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था तो उसे ये ऐसा है सिद्ध करना होगा, ठीक है। अगला हमारा जो डेफिनेशन आती है वो क्या है, दस्तावेज। अब दस्तावेज क्या होंगे, तो दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उसमें से एक के अधीन साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। इसमें ये बताया गया है कि दस्तावेज, अब दस्तावेज क्या होगा, तो दस्तावेज के बारे में इन्होंने परिभाषित किया है कि दस्तावेज क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ पर, पहली बात क्या है, किसी पदार्थ पर। पहली बात तो ये सुनिए कि ये वाला जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो अब किसी पदार्थ पर होती है, ये बात याद रखना है। दूसरी बात है अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, ठीक है, या एक से अधिक साधनों, एक के द्वारा या एक से अधिक के साधनों द्वारा, मतलब एक चीज हुई है या एक से अधिक अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, मतलब दर्शाया गया है, वर्णित किया गया है उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के लिए। अब जिस विषय के बारे में ऐसा अक्षर चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है, आश्रित हो, उपयोग किया जा सकता है। अब जो लिखा गया है उसको क्या है, उपयोग किया जा सकता है, तो वो क्या है, दस्तावेज है। पहली बात बताती है कि किसी पदार्थ पर, ठीक है, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा, एक या अधिक साधनों द्वारा वर्णित किया गया है, कुछ दर्शाया गया है और उस दर्शाने वाली चीज को समझकर उपयोग किया जा सकता है, तो वो क्या है, दस्तावेज है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई क्या है, एक तालाब है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति इस तालाब से क्या करता है कि मछली पकड़ता है। अब जो ए है वो यहाँ से मछली पकड़ता है, तो बी कहता है कि तुम्हारा यहाँ से जो है मछली पकड़ने का अधिकार नहीं है। अब ए कहता है कि मेरा अधिकार है, तो ए को ये बताना होगा कि मेरा अधिकार है, तो वो कैसे है, तो ए का क्या है कि ए बताता है, एक पत्थर है, बहुत बड़ा सा पत्थर है, उस पर लिखा हुआ है, वहाँ के किसी राजा ने लिखवाया था कि ये जो तालाब होगा जो मेरे द्वारा बनवाया जा रहा है, इस पर यहाँ की जो जनता है वो यहाँ से पानी ले सकती है, मछली ले सकती है, कुछ भी ले सकती है। अब इतने बड़े पहाड़ पर कुछ लिखा हुआ है, तो पहली बात तो है पदार्थ पर, वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कागज़ हो सकता है, पत्थर हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर लिखा जा सकता है। अब उस पर क्या है कि अंकों के द्वारा या फिर उसमें अंक लिख दिए गए हैं, 1 2 3 4, जैसे अपन लोग
कुछ हिसाब करते हैं तो क्या है कि कैलेंडर में लिखते हैं, उस पे क्या है कि 2 दिन कोई चीज़ आई है, पानी लेते हैं, पानी की बॉटल लेते हैं तो 2 दिन बॉटल आई है, 4 दिन नहीं आई है, इस तारीख से इस तारीख तक आई है। तो ये क्या है, एक तरीके का क्या किया जाता है, इसमें अंक वर्णित किए जाते हैं, तो यहाँ अंकों के द्वारा हो जाता है। अब जैसे उस पत्थर पर लिखा गया है तो वहाँ पर क्या है, कागज़ नहीं है परंतु कोई पदार्थ है, वहाँ पर वर्णित किया गया है। अब अक्षरों के द्वारा वर्णित किया गया होगा क्योंकि वहाँ पर लिखने की आवश्यकता थी, तो अक्षरों के द्वारा वहाँ लिखा हुआ है। और वो जो ए नामक व्यक्ति है उसकी फ़ोटो क्लिक करके क्या करता है, न्यायालय में दिखा देता है कि ये जो हमारे यहाँ पत्थर है, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो राजा हैं इन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया था और इन्होंने कहा था कि इस परिवार के लोग या फिर यहाँ की कोई जनता इस पानी से, इस तालाब से पानी को प्राप्त कर सकती है, मछली को प्राप्त कर सकती है। तो ये क्या है, ये एक अधिकार दिलवाता है ए को। तो कोई ये क्या हो जाता है, ये दस्तावेज बन जाता है। मतलब उसने क्या है, पत्थर पर लिखा हुआ था, पत्थर तो लेके नहीं जा सकता ना न्यायालय में, तो फोटो क्लिक कर ले, ठीक है। अब जैसे यदि पेड़ पर भी कोई चीज़ लिख दी गई है तो उसको भी दस्तावेज में माना जाएगा। अगर कोई इंसान बोल नहीं पा रहा है और क्या कर देता है कि कोई चिन्ह बना देता है जिससे किसी को समझा जा सकता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो भी यहाँ पर दस्तावेज होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं कि किसी किसी जो है दस्तावेज समझेंगे तो लेख है, लेख को भी दस्तावेज समझा जाएगा, ठीक है। लेख दस्तावेज होंगे, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्र शब्द दस्तावेज होंगे। अब यदि किसी का कोई फोटो है उसको भी क्या है, दस्तावेज समझा जाएगा। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज, कोई रेखा खींची हुई है वो भी। धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, धातु पट्ट है कोई शिला पर मतलब पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है वो भी दस्तावेज है। उपसांकन दस्तावेज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, दस्तावेज है। अब जो साक्ष्य, साक्ष्य क्या है, साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं क्या क्या आता है, वे सभी कथन जिसके जांचाधीन तथ्य से विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है, साक्ष्य को बताया गया है, तो इसमें क्या है कि ऐसे सभी कथन, पहली बात क्या बताई गई है कि सभी कथन जिनके जांचाधीन, जिनकी जांच करने में तथ्य के विषयों के संबंध में कोई तथ्य है जिनके बारे में जांच करना है तो अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है। मतलब जो न्यायालय है वो कहता है कि अगर कोई कथन करना है किसी, देखिए न्यायालय को किसी चीज़ के बारे में क्या करनी है, जांच करनी है। न्यायालय को किसी तथ्य के बारे में जांच करना है, वो सामने वाले पक्षकार से जो साक्षी है, जो साक्ष्य देना चाहता है उससे कहता है कि मेरे सामने ही आप बताएंगे। जैसे ए नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ, बी कहता है मैंने देखा है, ठीक है। तो अब जो बी है, न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो बी से कहेगा कि यदि आपने देखा है तो कोर्ट में आप बोलिए। तो वो कोर्ट में जब आएगा बी, तो बी यहाँ पर क्या है, साक्षी हो जाता है क्योंकि वो साक्ष्य दे रहा है। अब बी यहाँ पर सामने से न्यायालय में बता रहा है तो ये क्या है, मौखिक साक्ष्य कहलाता है। जो अपने मुंह के द्वारा सामने प्रत्यक्ष तौर पर होता है ये मौखिक साक्ष्य हो जाए, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट मौखिक साक्ष्य के बारे में बताता है। अब इसे पढ़ते हैं, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में कोई तथ्य उनके विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है। जो न्यायालय है अपने सामने क्या करता है, साक्षियों द्वारा किए जाने की, मतलब साक्षी को आज्ञा देता है कि आप ऐसा कुछ है कह सकते हैं, या अपेक्षा करता है, या फिर अपेक्षा करता है कि जो सामने साक्षी आया है वो तो सत्य बोलेगा। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ऐसे कथन क्या है, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। अब न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, ठीक है, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। अब इसमें दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य क्या होंगे। तो न्यायालय के सामने जो भी पेश किया जाता है दस्तावेज के तौर पर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेख भी शामिल हैं, तो वो क्या है, दस्तावेजी। जैसे कोई डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं न्यायालय के सामने, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बोलता है तो वो मौखिक साक्ष्य मुँह के द्वारा बोलता है तो मौखिक साक्ष्य होता है। दस्तावेज है तो उसको क्या है, उसके बारे में निरीक्षण करना है, किसी दस्तावेज के बारे में निरीक्षण करना है। तो अब दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी आते हैं, कोई ऐसे दस्तावेज हों जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी आते हैं, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। अगर कोई दस्तावेज पेश किया जाता है तो वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएगा। और पहले में बताया गया, यदि मुंह के द्वारा न्यायालय आज्ञा देता है या अपेक्षा करता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ कहे तो वो मौखिक साक्ष्य कहलाता है, ठीक है। अगला जो है वो क्या बताया गया है, साबित के बारे में बताता है कि साबित क्या होगा। तो
साबित कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यहाँ पर साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ के बारे में बताया गया। अब साबित क्या है? कोई चीज़ को जब न्यायालय में पेश किया जाता है, ठीक है, किसी वस्तु को न्यायालय में पेश किया जाता है। अब न्यायालय में जो पेश किया जाता है तो उस चीज़ से न्यायालय को ये अनुमान लगाना ही पड़ता है, या फिर सामान्य प्रज्ञा वाला, मतलब जो सामान्य बुद्धि का आदमी होगा वो भी यही सोचेगा जो न्यायालय सोचेगा। तो ऐसी चीज़ को क्या है, न्यायालय साबित मान लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि ए, बहुत सटीक एग्जाम्पल लूँगी। ए जो है, ए का मर्डर हो जाता है, ठीक है। तभी क्या होता है, बी को क्या है, बी को जो उसका रिलेटिव था उसके घर में आते हुए देखा गया, ठीक है। अब आते हुए देखा गया और उसे जाते हुए नहीं देखा गया, ठीक है। अब बी को जो आते हुए देखा गया कि वो घर के अंदर था और पूरी फैमिली में कोई नहीं था, सिर्फ ए घर में था और बी ही उसके अंदर गया था, और बी के जाने के बाद ए बाहर नहीं आया, ठीक है। फिर बी का भी पता नहीं, फिर बी क्या हो जाता है यहाँ पर, फरार, मतलब मिलता नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, फरार बोलते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो लास्ट टाइम वहाँ देखा गया था, अब वो मिलता नहीं है, तो ये क्या अनुमान क्या लगाया जाएगा, यही अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ पर जो बी है, बी ने ही यहाँ पर मर्डर किया होगा, क्योंकि सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी, जो सामान्य बुद्धि का होगा, वो भी यही लगाएगा कि यदि जो लास्ट टाइम जो व्यक्ति उसके पास गया था और उसके बाद पहला वाला व्यक्ति बाहर नहीं आता है, तो और जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो गया था वो क्या है, मिलता भी नहीं है, तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है कि जो मर्डर हुआ है वो किसने, बी के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर साबित मान लेंगे। अब ना साबित के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में, देखिए, अब ए है, ए का ही यहाँ पर मर्डर हुआ था, ठीक है। अब ए का जो मर्डर हुआ, फिर जो बी है, ठीक है, बी के बाद सी भी गया था, यहाँ पर दूसरा केस ले रहे हैं। अभी हमने साबित को देख लिया, अब ना साबित को देखेंगे। अब जो सी है, बी के बाद सी भी जाता है ए के घर। अब सी के आने के बाद, सी के जाने के बाद ए बाहर नहीं आता, वही केस है कि सी के जाने के बाद यहाँ पर बी वापस, ए है जो घर से वापस नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या है, अब ये मान लिया जाएगा कि भले ही बी है, जो बी ने यहाँ पर मर्डर नहीं किया है, उसको ना साबित मान लेंगे। कोई चीज़ यहाँ पर क्या है, साबित नहीं हुई है, क्योंकि बी का यहाँ पर किसी कहीं ना कहीं से उसका क्या है, रिलेवेंसी बन ही नहीं रही है। तो क्या है कि मर्डर किसी ने भी किया हो परंतु बी ने नहीं किया है, क्योंकि जब बी घर से बाहर आया था उसके बाद ए साथ में ही आया था, मतलब बी और ए घर के बाहर साथ में आए थे और उसके बाद सी गया था। तो क्या है कि किसी ने भी मर्डर किया हो परंतु बी ने नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ना साबित हो जाता है। अब कोई चीज़ ऐसी है जो साबित नहीं हुई, साबित नहीं हुई चीज़ को ऐसे कहेंगे, ना तो कोई चीज़ साबित हुई है ना ही ना साबित हुई है, तो जो बीच की कंडीशन रहती है उसे हम क्या कहेंगे, साबित नहीं हुई। फिर से हम देखते हैं, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जबकि न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, कोई चीज़ न्यायालय के सामने प्रकट की गई है और न्यायालय ये मान ले कि ये जो सामने हमारे दिखाया गया है ये क्या है, सही है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। कोई चीज़ न्यायालय के सामने प्रकट की गई है और न्यायालय को लगता है कि ये जो सामने हमारे दस्तावेज प्रकट किए गए हैं या कुछ भी प्रकट किया गया है तो इस चीज़ का क्या है, अस्तित्व है। अब न्यायालय ये मानता है कि अस्तित्व है, ये चीज़ सही है, तो अन्य व्यक्ति को भी ये मानना चाहिए कि सही है, तो वो क्या है, साबित हो गया है। ना साबित, कोई तथ्य ना साबित हुआ तब कहा जाता है कोई चीज़ क्या है, ना साबित हो गई है। तो उस जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर, न्यायालय के सामने जो भी चीज़ आती है उस विषयों पर विचार करने के पश्चात अब दोनों पक्षों को सुन लेगा, तो यह विश्वास करें। अब न्यायालय क्या करेगा, विश्वास करेगा कि उसका अस्तित्व नहीं है, जिस चीज़ के बारे में बताया गया है उस चीज़ का क्या है, अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे, या वो सोचता है कि यहाँ पर अधिसंभाव्य। अब बी और ए यहाँ पर क्या है, साथ में घर से बाहर निकले थे, ये क्या हो जाता है, अधिसंभाव्य हो जाता है कि किसी ने भी मारा हो परंतु बी ने नहीं मारा है, क्योंकि ये दोनों सही सलामत घर से बाहर आए थे, उसके बाद सी गया था, तो ये असंभव हो जाती है। अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले में परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है, ठीक है।
मतलब इसमें भी वही है कि यदि कोई चीज़ साबित हो जाती है तो न्यायालय यदि साबित मान ले, और अन्य प्रज्ञावान वाले व्यक्ति को भी ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ साबित हो गई है, तो वो क्या है, साबित हो गई है। और ना साबित के बारे में ये है कि अगर कोई चीज़ ना साबित हुई है तो न्यायालय को लगता है कि ये चीज़ जो है वो साबित नहीं हुई है, मतलब ना साबित हुई है, और अन्य व्यक्ति भी यही सोचे कि ना साबित है तो वो ना साबित है, और साबित नहीं हुआ, ना ही कोई चीज़ साबित हुई है और ना ही कोई चीज़ ना साबित हुई है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, सारे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब आपने क्या किया है, डॉक्यूमेंट दे दिए न्यायालय को, तो अब न्यायालय को लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे सही हैं, तो यहाँ पर क्या है, साबित हो जाता है। न्यायालय मान लेता है कि ये जो संपत्ति है वो किसकी है, आपकी है, क्योंकि आपके पास से यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिले हैं और जो दूसरा पक्षकार है उसके पास ना ही डॉक्यूमेंट मिले हैं ना कोई और चीज़, तो यहाँ पर क्या है, साबित हो गई है चीज़ कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। अब यदि आप कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी है और आपके पास से डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, दूसरे पक्षकार के पास से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, अब जब उसके पास से डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ, आपने जो तथ्य जो और डॉक्यूमेंट पेश किए थे उसका क्या हुआ, साबित हुआ कि नहीं, तो आप कहते हैं कि साबित नहीं हुआ, मतलब आपने जो भी दस्तावेज पेश किए वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है, तो ऐसे में माना जाएगा कि जो है यहाँ पर साबित नहीं, ना साबित है, आपका प्रकट किया हुआ तथ्य यहाँ पर ना साबित है। अब साबित नहीं हुआ, अब जब न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, आपने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, न्यायालय भी कुछ नहीं कहता है कि हाँ आपकी है या फिर नहीं है, ठीक है, यदि कह देता है कि आपकी है तो साबित हो गया, यदि कहता है कि आपकी नहीं है मतलब ना साबित है। अब जो बीच की कंडीशन है, ना ही साबित हुई है ना ही ना साबित हुआ है, उस टाइम जो केस चल रहा है वो क्या है, अभी साबित नहीं हुआ है, तो वो बीच की कंडीशन, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ है तब कहा जाता है जब ना तो साबित किया जाता है और ना ही ना साबित किया जाता है, ये बीच की कंडीशन है। अब भारत की परिभाषा बताई गई है। भारत क्या है, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, यहाँ पर बताया गया है। अब तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को भी सम्मिलित किया गया है, तो ठीक है, पूरा यहाँ पर क्या है, भारत है। इसके अंतर्गत ये भी बताया गया है, इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा क्या है, उपधारणा, उपधारणा को हम देखेंगे, उपधारणा क्या होती है। अब उपधारणा को एक जनरल चीज़ हम देखें, जैसे ही आप छत में खड़े हुए हैं, नीचे से क्या होता है, आपके बगल वाली घर से क्या है, धुआं आता है, धुआं आता है तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ से धुआं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आग लगी होगी, ये क्या है, उपधारणा है। किसी जगह पर पानी गिरा हुआ है रोड पर, आप चलते हैं, गाड़ी फिसल जाती है, खूब सारा पानी है, आपने देखा नहीं है कि वहाँ पर पानी जो बारिश है वो हुई है, पर आप उपधारणा कर लेते हैं कि इस जगह पर क्या हुआ है, बारिश हुई है। तो ये आपका जो तथ्य है, ये जो मानसिक तथ्य है, ये क्या होता है, यहाँ पर उपधारणा के बारे में बताता है, ठीक है। तो उपधारणा को हमने समझ लिया है, अब हम इसको भी देखेंगे कि उपधारणा करेगा, कर सकेगा, ये क्या है, ठीक है। तो पहले बताया गया है उपधारणा कर सकेगा, दूसरा है उपधारणा करेगा, और तीसरा है निश्चायक सबूत। ये जो हमारा सेक्शन 4 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पहले बताया कि उपधारणा कर सकेगा, अब उपधारणा कर सकेगा ये क्या है, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है, और न्यायालय क्या है, सबूत की मांग कर सकेगा। इस अधिनियम में सीधी सी बात है, इस एक्ट में जो आगे हम सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें जहाँ पर लिखा है कि न्यायालय इस चीज़ के बारे में कर सकेगा, जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा कि कर सकेगा, तो उस चीज़ के बारे में न्यायालय का विवेक हो जाता है कि या तो वो उपधारणा करे या फिर ना करे। यहाँ पर विवेक आ जाता है, वो उपधारणा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बीच की कंडीशन आ जाती है। इसके लिए अगर न्यायालय को लगता है तो क्या है, अन्य तथ्य की, अन्य सबूत की मांग भी कर सकता है, जिस वजह से वो किसी तथ्य के बारे में ये उपधारणा ये मान सके कि ये चीज़ का अस्तित्व है या नहीं है। अब उपधारणा करेगा, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा, न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है वहाँ। अब इसमें जो उपधारणा करेगा वो क्या है कि जैसे 112 हम देखते हैं, 112 में क्या बताया गया है, एविडेंस एक्ट में उसमें बताया गया है कि न्यायालय इस चीज़ की क्या है, उपधारणा करेगा। न्यायालय क्या करेगा, करेगा, ये वर्ड लिखा हुआ है, करेगा, उपधारणा करेगा या फिर करेगा। अब उसमें यदि उसमें ये बताया गया है कि जो 112 दिन के अंतर्गत यदि किसी स्त्री को जो है शिशु मतलब बच्चा होता है तो क्या होता है कि ये उपधारणा की ही जाती है कि वो क्या है,
उस पुरुष का जिससे, देखिए 112 में बताया गया है, यदि किसी स्त्री का किसी से तलाक हो जाता है, ठीक है, या फिर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 280 दिन के अंतर्गत यदि किसी स्त्री को जो है बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या है, वो जो बच्चा है वो उस पिता का क्या है, धर्मज संतान मानी जाती है। इसके बारे में क्या है, उपधारणा करेगा। इसके बारे में न्यायालय क्या है, उपधारणा करेगा ही करेगा जब तक कि उसे ना साबित ना किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि इनकी पहुंच नहीं थी या फिर कुछ अन्य बात साबित कर देता है, तब बात अलग हो जाती है। जब तक साबित नहीं किया जाता तो न्यायालय के ऊपर ये विवेक नहीं होता है, न्यायालय के ऊपर ये बाउंडेशन होती है कि उसे ये ऐसी चीज़ों को क्या है, उपधारणा करना ही पड़ेगा कि ऐसा जो है अस्तित्व है। ऐसी और भी जगह जहाँ पर लिखा हुआ है कि करेगा, तो वहाँ न्यायालय का विवेक नहीं होता है, वहाँ उसे ऐसी चीज़ की उपधारणा करनी ही होती है। पहले वाले में उसका विवेक होता है, या तो वो उस चीज़ को मान ले या फिर ना माने, ठीक है। दूसरी बारी में उपधारणा करेगा में, जहाँ पर उपधारणा कर सकेगा था, फिर से देखते हैं, उपधारणा कर सकेगा था, उसके बारे में न्यायालय को विवेक होता है कि किसी चीज़ के बारे में जहाँ पर इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि न्यायालय कर सकेगा, तो उसके बारे में न्यायालय मान भी सकता है कि उस चीज़ का अस्तित्व है या नहीं भी। उपधारणा करेगा जहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर न्यायालय को ये मानना ही होगा, जहाँ पर उपधारणा करेगा जो चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है, तो उस चीज़ को न्यायालय मान कर चलेगा। निश्चयिक सबूत क्या होता है, निश्चयिक सबूत ये होता है कि किसी चीज़ को एक तथ्य साबित हो जाता है तो दूसरे तथ्य को साबित करना यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, और उसको क्या है, यहाँ पर ना साबित करने के लिए भी क्या है, सबूत नहीं दिया जाता। देखते हैं, जहाँ की इस अधिनियम द्वारा इस एक तथ्य की अन्य तथ्य का निश्चयिक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उससे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। जैसे अभी हमने सेकंड वाले में एग्जाम्पल लिया था 112 सेक्शन का, कि यदि 280 दिन के अंतर्गत यदि किसी स्त्री को बच्चा होता है, तो वो उस पिता की धर्मज संतान मानी जाती है जिससे उसका पहले विवाह था, जिससे क्या है, विवाह विच्छेद हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, या फिर जो उसका हस्बैंड है जो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय करेगा, यहाँ पर क्या है, न्यायालय का ये विवेक नहीं होता है, उसके ऊपर बाउंडेशन होती है, उसे मानना ही पड़ता है। अब निश्चयिक सबूत ये है कि जैसे ही ये पता चलता है कि 280 दिन के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का, ऐसी स्त्री को जो है क्या हुआ है, बच्चा हुआ है, तो उसके बारे में वो निश्चयिक सबूत है कि वो क्या है, बिल्कुल उसी का है, और उसके बारे में, उसकी माता के बारे में ऐसा जो है क्या है, उसको विखंडित करने के लिए यहाँ पर क्या है, कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि कोई स्त्री है, ठीक है, उस स्त्री का विवाह हुआ है, अब स्त्री के विवाह के बाद इन दोनों की हस्बैंड वाइफ का एक बच्चा होता है, तो जो विवाह को यदि साबित कर दिया जाता है कि यदि स्त्री और ये जो पुरुष है इनका ए और बी का विवाह हुआ है, ठीक है, ए बी का विवाह साबित कर दिया जाता है, तो इसके जो बच्चे होते हैं तो माना ही जाता है कि ये ए और बी के ही बच्चे होंगे, ठीक है। और इसको साबित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ये ए, कोई सी नाम का बच्चा है इन दोनों का, तो कोई कहता है कि ये जो सी है वो ए बी के बच्चे नहीं हैं, तो इसको साबित करने के लिए यहाँ पर कोई साक्ष्य देने के लिए भी न्यायालय नहीं कहेगा। ए बी की यदि शादी होती है और शादी को साबित कर दिया जाता है कि ए और बी की साबित जो शादी है वो वैध है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है, तो उस संतान के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो है इनकी संतान नहीं है। और इसको ना साबित करने के लिए भी, मतलब यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ये जो सी है वो इनकी संतान नहीं है, तो इनको न्यायालय आज्ञा नहीं देगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो डी है वो कहता है कि जो सी है वो ए बी की संतान नहीं है, तो डी को ये आज्ञा नहीं दी जाएगी कि वो साबित करे कि जो सी है वो ए बी की संतान नहीं है। निश्चयिक सबूत मतलब कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा होता है जिसके जो पहले से ही साबित मान लिया जाता है, और उसको डिस्प्रूफ करने के लिए, उसको ना साबित करने के लिए न्यायालय यहाँ पर आज्ञा भी नहीं देता है, कोई साक्ष्य भी नहीं लेता है। तो हमारा जो सेक्शन 4 है वो कंप्लीट होता है। सेक्शन 4 में 3 बातें बताई गई हैं, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयिक सबूत। उपधारणा करेगा, कर सकेगा, जहाँ पर भी लिखा होगा कि न्यायालय कर सकेगा, वहाँ पर न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, उस चीज़ को मान भी सकेगा और नहीं भी मान सकेगा। उपधारणा करेगा, जहाँ पर करेगा लिखा हुआ है इस अधिनियम में, तो न्यायालय को वो चीज़ माननी ही होगी, न्यायालय के ऊपर ये विवेक नहीं है, न्यायालय को मानना ही होगा जो भी चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसा ही सत्य है, जब तक कि उसे ना साबित नहीं किया जाता। निश्चयिक सबूत, निश्चयिक सबूत जिस चीज़ के बारे में
पहले तथ्य को है वो साबित कर दिया जा चुका है, उससे जुड़ा हुआ दूसरा तथ्य है, तो दूसरे तथ्य को यहाँ पर साबित करने के लिए न्यायालय साक्ष्य की भी मांग नहीं करेगा और मानेगा कि ये जो तथ्य है वो सत्य है। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 4 है वो कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन 5 को भी देख लेते हैं कि जो सेक्शन 5 है वो क्या बात करता है। जो सेक्शन 5 है वो चैप्टर 2 में बताया गया है। चैप्टर 2 तथ्यों की सुसंगति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो भाग 2 है वो 5 से 55 तक के बारे में बात करती है। मेन जो हमारा एविडेंस है वो यहीं पर काम करता है, तो इन सेक्शंस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 बताता है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनिस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। इसमें ये बताया गया है कि कोई विवादक तथ्य हैं और सुसंगत तथ्य हैं का साक्ष्य दिया जा सकेगा। देखिए, यदि कोई कहता है, ए कहता है, एक मिनट, ए कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, बी कहता है प्रॉपर्टी ये मेरी है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर विवाद चल रहा है, तो न्यायालय में जो है वो जो सबूत है वो कौन से सबूत पेश किए जाने चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 5 बताता है कि विवादक तथ्यों के बारे में यहाँ पर साक्ष्य दिया जाना चाहिए। अब जैसे ए कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, तो ए को यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कागज़ दिखाने चाहिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट न्यायालय को दिखाने चाहिए, ना कि वो अपनी 10वीं की मार्कशीट ले जाए। एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ए है वो क्या करता है, मेरी 10वीं की मार्कशीट देखिए साहब, और इसमें क्या है 82%, 92% आया था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो ये क्या है, ये यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ आप दिखा रहे हैं 10th की, 12th की, कोई भी मार्कशीट दिखा रहे हैं, आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इसका उस संपत्ति से कोई मेल नहीं होता है। जिस चीज़ के बारे में विवाद है उससे संबंधित ही यहाँ पर चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए। न्यायालय में ये बात बताई गई है। जो उस जैसे यहाँ पर संपत्ति के बारे में विवाद है, तो ए को यहाँ पर उससे संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है जो कहते हैं कि ये जो संपत्ति ए की है, तो वो ही न्यायालय में पेश किए जाने चाहिए, अन्यों को नहीं, ठीक है। हमने विवादक तथ्य देख लिए। सुसंगत तथ्य उससे जो रिलेवेंट होंगे वही सुसंगत तथ्य, तो वही हैं कि यदि संपत्ति से रिलेटेड आप मैटर कोई विवाद है तो संपत्ति से रिलेटेड आपको सामान दिखाना होगा, ठीक है। विवादक तथ्य हम पहले देख ही चुके हैं। विवादक तथ्य कौन होते हैं, एक व्यक्ति उसी चीज़ को स्वीकार करता है और दूसरा क्या करता है, मना करता है। एक प्रॉपर्टी, ए कहता है वो प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है तुम्हारी नहीं है मेरी है, मतलब उसने उसी चीज़ को क्या किया है, मना कर दिया है, और एक ने क्या किया है, स्वीकार किया है। तो ये क्या है, विवादक तथ्य। विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। जो चीज़ विवाद है, कोई कहता है, ए कहता है मेरी है संपत्ति, तो जो चीज़ ये प्रूफ कर दें कि ये जो संपत्ति ए की है, तो वही संबंधित डॉक्यूमेंट या चीज़ें दिखाई जाएंगी, या फिर सुसंगत या फिर कोई अन्य ऐसी चीज़ है जो उससे रिलेवेंट है तो उसको ही दिखाया जा सकेगा, अन्यों को नहीं। किसी वाद या कार्यवाही में यहाँ पर बताया गया है कि वाद में हो या फिर कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों की, कोई विवादक है या अन्य तथ्य हैं जिन्हें तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। जहाँ पर इसके बाद में जो सेक्शन है उनमें बताया गया है कि सुसंगत है, तो उन सुसंगत तथ्यों को अस्तित्व या अनिस्तित्व का, मतलब उसके बारे में कि ये चीज़ है या नहीं है, उन दोनों के बारे में साक्ष्य दिया जा सकेगा कि नहीं, अन्यों का नहीं। जो चीज़ जिससे रिलेटेड है वहीं पर यहाँ पर साक्ष्य दिया जाएगा। फिर से देखते हैं, सेक्शन 5 कहता है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा किसी वाद या कार्यवाही में। पहली बात यहाँ पर यह है, वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के, जो भी विवादक तथ्य हैं या अन्य तथ्यों की, दूसरी बात बताई गई है, या फिर अन्य तथ्य हैं, ठीक है, जैसे तस्मिन पश्चात जो है सुसंगत घोषित किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो भी सुसंगतता बताई गई है, तो उन सुसंगत तथ्यों को, अस्तित्व को, कि वो चीज़ ऐसी है, ऐसी प्रॉपर्टी है, या कोई कहता है ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कोई चीज़ है या नहीं है, उनके बारे में यहाँ पर साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों के बारे में यहाँ पर साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण बताता है, यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसमें सिविल प्रक्रिया संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किन्हीं अन्य उपबंध द्वारा वह साबित करने से निर्धारित कर दिया गया है। मतलब सीपीसी में यदि किसी चीज़ों को साबित करने से मना कर दिया गया है, अयोग्य कर दिया गया है, तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर पेश नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण में सीधे सीधे लिख दिया गया है कि यदि किसी सीपीसी में यह धारा किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है, तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी। कोई व्यक्ति ऐसा साक्ष्य देना चाहता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता में उस चीज़ को देने के लिए मना किया गया है, तो यदि किसी सिविल प्रक्रिया संहिता में, सीपीसी में किसी तथ्य को
सबूत के तौर पर देने के लिए मना किया गया है तो माना जाएगा कि एविडेंस में भी सबूत के तौर पर देने के लिए मना किया गया है। फिर से देखते हैं, सेक्शन 5 बताता है विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसमें दिया जा सकेगा? वाद या कार्यवाही में। हर विवादक तथ्य का या सुसंगत तथ्य जो इसके बाद बताए गए हैं सेक्शन 5 के बाद, ठीक है, कि वो ऐसी विवाद है या नहीं है, ऐसी सुसंगतता है या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर साक्ष्य दिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण बताता है यदि सीपीसी में किसी चीज़ को मना किया गया है तो उसको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो दृष्टांत है वो ये बताता है, खा की मृत्यु कारित करने की आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए का विचारण किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो ए है, ए का विचारण मतलब ए को दोषी माना जा रहा है एक तरीके से आपको समझाने के लिए। मतलब विचारण, न्यायालय में कार्रवाई चल रही है और न्यायालय में कार्रवाई चल रही है उसमें काय के लिए कि उसने क्या है, बी की मृत्यु कारित की है। तो का के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हैं, विवाह नहीं विवाद हैं। कौन कौन से विवाद हो सकते हैं? का खा से लाठी से मारना, क्या का ने खा को लाठी से मारा है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ए कहेगा कि मारा, बी कहेगा नहीं मारा, तो ये विवाद है। का ऐसी मार द्वारा खा की मृत्यु हुई है, मतलब का ने ही मारा तो ही बी की मृत्यु हुई है, ऐसा तो नहीं कि अन्य वजह से हो गई है, ये भी विवादक हो सकता है। खा की मृत्यु कारित करने का आशय, मतलब जो ए है, ए का आशय था ऐसी मृत्यु कारित करने का या नहीं, इसके बारे में साक्ष्य जो है वो दिया जा सकेगा। किसी बातकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता, यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंधपत्र को पेश कर सके या उसके अंतर वस्तु को साबित कर सके। जैसे यहाँ पर न्यायालय ने कहा था किसी वाद या कार्यवाही में कोई चीज़ जरूरी थी, न्यायालय ने कहा कि आप ये दस्तावेज जो है ले आइएगा। बी है, जैसे ए है, ए से कहा, ए और बी के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद था, बी से कहा कि यदि आपके पास इस संपत्ति से रिलेटेड दस्तावेज हैं तो आप ले आइएगा। बी जो है वो न्यायालय के कहने पर ऐसे दस्तावेज नहीं ले जाता है, तो फिर वो बाद में यदि ले जाता है कि ये जो दस्तावेज हैं तो फिर उसे बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीधी बात है, यदि एक बार न्यायालय ने मंगाया था या फिर आपको पेश करने चाहिए थे, वहाँ पर यदि आप पेश नहीं करते हैं तो बाद की कार्यवाही में आपको पेश करने के लिए यहाँ पर आज्ञा नहीं दी जाएगी। पढ़ते हैं, एक बात करता अपने साथ वह बंध पत्र, यदि कोई बंध पत्र है जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता, मतलब बंध पत्र है यहाँ पर, बाउंड है, ठीक है। वो कोई विवाद काय के लिए था, ठीक है, बंध पत्र के लिए था। और वादकर्ता क्या है, बंध पत्र पर निर्भर चीज को है और पहली सुनवाई पर नहीं लाता, ठीक है, और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता, मतलब न्यायालय ने कहा कि पेश कर दो तब भी नहीं लाता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाएगी कि सीपीसी द्वारा विहित शर्तों अनुकूल उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंध पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। इसका जो बी पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि कोई बंध पत्र है, ठीक है, तो बंध पत्र को जो वाद करता है, वादकर्ता बंध पत्र को जिसके ऊपर वह निर्भर करता है नहीं लाता पहली कार्यवाही पर, न्यायालय ने कहा भी था तब भी नहीं लाता है, तो उसे बाद की पश्चात कार्यवाही पर उसे ऐसे साबित करने के लिए मतलब उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही उसको न्यायालय स्वीकार करेगा, तो मतलब उसे बाद में स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहले यदि आपको लाना चाहिए था और पहले आप नहीं लाते हैं तो बाद में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसमें यही बात कही गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सेक्शन 6 से हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।